नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार सीरीज में कैसे हैं आप लोग और तैयारी कैसी चल रही है। अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया है और आप लोग जो है बेसिकली जो हिंदी मीडियम के हमारे बच्चे होंगे वो थोड़ा सा रिजल्ट से बहुत उत्साहित नहीं होंगे। तो देखिए, उत्साहित नहीं है क्योंकि रिजल्ट खराब हुआ है, हिंदी माध्यम का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है। लेकिन क्या करिएगा, उसके पीछे दोनों लोग जिम्मेदार हैं। दोनों लोग मतलब कुछ हद तक आप लोग और कुछ हद तक कोचिंग संस्थान भी, दोनों लोगों की भूमिका है। और इसमें जो है जनरली बच्चे आप लोगों के स्तर से जो कमी क्या होती है कि आप लोग पीटी में इतना मशगूल हो जाते हैं, मतलब पीटी पास करना ही जो है अपने जीवन का मुख्य ध्येय बना लेते हैं यूपीएससी के तहत। तो पीटी तो ठीक है, 1-2 साल पढ़ करके आपका एक बेस बनी जाएगा, प्रीलिम्स पास हो ही जाते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि पीटी केवल भीड़ छाटने का एक जरिया होता है, मुख्य परीक्षा होता है और मेंस की आपकी तैयारी नहीं होती। जब हम लोग यूपीएससी मेंस के बच्चों का जब वो हम लोग के पास आते हैं और जनरली वो बच्चे जो पीटी पास करके जल्द जैसे से रिजल्ट आता है तो कुछ तो फ़ोन करते हैं, फिर संस्थान पे मिलने आते हैं। तो जब मैं पूछता हूँ उनसे कि कैसी तैयारी है मेंस को लेकर के, कैसा प्रयास चल रहा है या पीछे आपने क्या प्रयास किया, तो अगर विश्वास मानिए कि 10 बच्चे अगर आ रहे हैं तो 10 में से 7 का ये रहता है कि सर पीछे मैंने अभी कुछ विशेष प्रयास नहीं किया, बस सर पीटी निकल गया है और यही 3-3.5-4 महीना में एकदम फोड़ के रख देंगे। और विश्वास मानिए ये 3-3.5 जो 4 महीना होता है ये बहुत कम समय होता है, मतलब बहुत कम समय होता है मुख्य परीक्षा के लिए। इसमें आप फोड़ के नहीं, फोड़वा के आ जाएंगे। मतलब जो आप लोगों के मन में ये रहता नहीं कि 4 महीने में तो हम उलट देंगे, तो आप यूपीएससी को नहीं उलट देंगे, यूपीएससी जो है वो आपको उलट देगा। और इसीलिए देखिए, इस गलती से बचिए, ये तरीका नहीं होता। मुख्य परीक्षा पढ़ेंगे नहीं, और ये इसी वजह से देखिए हिंदी मीडियम के अगर 100 बच्चे जो है, एक रेशियो है कि अगर 12-15 हज़ार रिजल्ट आ रहा है उसमें 2,000 बच्चे अगर हिंदी मीडियम से पास हो रहे हैं पीटी में, तो विश्वास करिए कि मेंस में जो है केवल 50 बच्चा क्वालिफाई करेगा, बाकी 1950 बच्चा मेंस फेल करेगा। क्यों फेल करेगा? क्योंकि वो मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के गंभीर रहा ही नहीं है। यूपीएससी में चूंकि ऑप्शनल भी होता है तो ऑप्शनल भी उनका बहुत खराब है, और ऑप्शनल अगर खराब हुआ तो समझ लीजिए कि आपको जीएस में कुछ भी लिख करके आ जाइए, आप मुख्य परीक्षा में तो फेल कर ही रहे हैं। ऐसे आपकी कोई तैयारी ही नहीं है। सोचिए, जब आप 15 अंक का प्रश्न नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इतना बड़ा एस्से क्या लिख करके आएंगे, तो एस्से आपका वैसे ही खराब होना। तो इसीलिए आप लोग अपने एंड से करिए कि मुख्य परीक्षा में खूब आंसर राइटिंग करिए, जितना आंसर राइटिंग कर पाइए करिए। और कोचिंग संस्थान के लिए हम ये कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए, आप जो लोग हैं थोड़ा सी क्वालिटी को अपने मेंटेन करिए। और आप लोग बहुत ज़्यादा व्यावसायिक होते जा रहे हैं, मतलब इतना व्यावसायिक होते जा रहे हैं कि आश्चर्य तो तब हो रहा है कि मतलब अगर इंटरमीडिएट किया हुआ भी बच्चा आपको मिल रहा है तो भी आप उसको जो है यूपीएससी का सपना दिखा करके एडमिशन ले रहे हैं, और 2-3 साल उसको इस तरीके से मतलब माहौल बना करके कि वो बहुत ज़्यादा दुविधाग्रस्त बच्चा है और कोई क्वालिटी नहीं है। जो टीचर पढ़ाने जाता है वो भी निराश होता है, क्योंकि उसके सामने देखिए मुख्य परीक्षा की क्लास है, कहने को तो हम यूपीएससी मेंस में जा रहे हैं पढ़ाने, और वहाँ बच्चा कैसा बैठा हुआ है, इंटर कर रहा है या इंटर पास करके बैठा हुआ है। और अगर 100 बच्चे बैठे हुए हैं तो उसमें 50 बच्चे ऐसे हैं, और 50 बच्चे ऐसे हैं कि जो ग्रेजुएट हैं और अभी ग्रेजुएट है नहीं, अंडर ग्रेजुएट है, मतलब किसी का प्रीवियस ईयर, किसी का सेकेंड ईयर है। तो इन लोगों के पास वो बेस ही नहीं है कि टीचर जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा सके। और हम लोग की भी एक सीमा हो जाती है कि हम लोग ऑप्शनल में अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और जो डिमांड है यूपीएससी की, तो बच्चों के सर के ऊपर जाने लगता है। और समस्या ये होती है कि कोचिंग संस्थान जो है हम लोग को उस टाइप के बच्चे ला के दे रहा है। भाई अब हम लोग तो एडमिशन लेते नहीं हैं, हम लोग तो फैकल्टी हैं, तो समस्याएं ये है। और इस व्यावसायिकता के दौर में जितनी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं जो यूनिकॉर्न तो बन जा रही हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे रही हैं जो जेन्युइन बच्चे हैं। क्योंकि अगर इसी सोचिए, इसी बैच में
जो 100 बच्चे हैं और 10 बच्चे हमारे बहुत काबिल हैं और वो हम किसी भी लेवल पे लेके जाएं और यही 10 फाइनली सेलेक्ट होने वाले हैं और हम इनके साथ न्याय नहीं कर पाते। वो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमको 90 बच्चों को देखना होता है, क्योंकि वो हमारी रेटिंग तय करते हैं कि अगर वो हमारी निगेटिव फीडबैक देंगे। अब सोचिए, एक टीचर की विडंबना देखिए कि अगर वो हमारे लिए निगेटिव फीडबैक देंगे तो हमारी स्थिति जो है वो डाउनफॉल करेगी, संस्थान हमारे सैलरी में या जो हमारा पैकेज है उसमें कास्ट कटिंग करने लगेगा। तो टीचर करे तो क्या करे? तो इसीलिए जो है मैं स्टूडेंटों को भी कहना चाहूँगा कि पहले आप लोग थोड़ा सा अपना एक आधार बनाएं और बहुत ज़्यादा कोचिंग के पीछे भागिए ही मत। यदि आपको लग रहा है कि हम अपने से कुछ बेहतर कर सके तो सेल्फ स्टडी का कोई वो विकल्प नहीं है। तो आप लोग सेल्फ स्टडी करिए और कोचिंग संस्थान में यदि आइए तो एक बेस बना के आइए, ताकि जो है कोचिंग जो है आपको और एडवांस लेवल तक जा सके, तब जा करके आप यूपीएससी पास कर पाएंगे। अब ये सोचिए कि आप अभी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, इंटरमीडिएट में आप हैं और यूपीएससी कोचिंग में आके बैठ जाएंगे तो आप जो है अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, टीचर का भी नुकसान कर रहे हैं, मतलब हर तरीके से। और फायदा केवल कारपोरेट लोगों का हो रहा है, मतलब जो बड़े बड़े कोचिंग हैं जो हैंड ओवर कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं, तो वो कैसे कर ले रहे हैं? क्योंकि बस एक भीड़ है। पेरेंट्स को भी समझना होगा, स्टूडेंट को भी समझना होगा, और हम लोग तो जो हैं वो तो जूझ ही रहे हैं इस तरीके की व्यवस्था से। तो ये सारी चीज़ें हैं, निराश मत होइए, परिश्रम करिएगा तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट आएगा नहीं, लेकिन परिश्रम उस लेवल पे जाके करना होगा। तो चलिए, थोड़ा सा था बोल दिए, कुछ मन की भड़ास भी कभी कभी निकलनी चाहिए। और चूँकि तकलीफ़ होता है कि जो हमारे जेन्युइन बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, उनके साथ हम लोग चाह करके भी उस तरीके का न्याय नहीं कर पाते हैं क्लासरूम में। चलिए प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस हद तक सफल रहा, स्पष्ट करना है। मनरेगा के बारे में ये प्रश्न है और ये है जीएस प्रश्न पत्र 3 से। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम मनरेगा अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस हद तक सफल रहा, स्पष्ट करना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि मनरेगा की स्थिति को आपको बता देना है और वो कहाँ तक सफल रहा, कहाँ तक असफल रहा, उसी की चीज़ों को आपको बताना है। तो सबसे पहले की पॉइंट आपका मनरेगा ही है। आप इसके बारे में बताएं कि मनरेगा, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भी कहा जाता है, भारत सरकार की ये एक योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करती है। यह योजना हर ग्रामीण परिवार को, देखिए प्रत्येक वर्ष 100 दिनों तक के रोजगार देने की जो है वो गारंटी देती है। ये आपके भूमिका का पार्ट हो गया और आपको भी इससे ज़्यादा भूमिका लिखने की ज़रूरत नहीं है। 12 अंक का प्रश्न है तो 20 से 25-30 शब्दों में आप भूमिका को अपने ख़त्म करिए। और भूमिका हमेशा जो है वो परिचयात्मक होती है। आपने मनरेगा के बारे में बताया, फिर मनरेगा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी चर्चा थोड़ा सा कर दी। अब मनरेगा के उद्देश्यों की प्राप्ति में जो सफलता है उसके हम बिंदुओं को देखते हैं कि यह अपने उद्देश्यों में कहाँ तक जो है वो सफल रही। तो सबसे पहला है कि ग्रामीण गरीबों की दक्षता निर्माण में जो है यह योजना बहुत सहायक है। और आप अगर उदाहरण से देखेंगे तो मनरेगा ने वर्ष 2023-24 में 3.1 अरब व्यक्ति दिवस जो है रोजगार का सृजन किया है। कितना बड़ा, मतलब एक साल में 23-24 में ही 3.1 अरब रोजगार दिवस का सृजन किसके द्वारा हुआ है? मनरेगा के तहत। क्योंकि इसमें कहा गया ना कि प्रत्येक वर्ष में जो है 100 दिनों का प्रत्येक परिवार को जो है रोजगार देने की गारंटी दी गई है। मतलब आपको मिलेगा ही मिलेगा, और यदि आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो इसका जो है भत्ता मिलेगा इसके तहत। तो ये है पहला पॉइंट है। और फिर उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन, इसके द्वारा जो है उत्पादक परिसंपत्तियों का जो है वो सृजन भी हो रहा है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मनरेगा के तहत निर्मित परिसंपत्तियों से कृषि उत्पादकता और घरेलू आय में वृद्धि हुई है, जबकि प्रवासन और ऋणग्रस्तता में जो है वो कमी आई है। जैसे इसने पड़ती भूमि को कृषि भूमि में बदला जा सका है इससे,
एवं व्यापक स्तर पर जल निकायों का जो है वो पुनरुद्धार हुआ है। मतलब ये मनरेगा क्या है कि देखिए इसमें क्या है कि जो ग्रामीण आबादी है उसको स्थानीय स्तर पर ही वर्ष में 365 दिन हो रहा है, तो उसमें 100 दिन उसको रोजगार मिलेगा। और वो रोजगार की जो प्रकृति होगी उसमें जो अकुशल श्रमिक हैं, भाई ग्रामीण लोग बहुत पढ़े लिखे होते नहीं हैं, तो बहुत कुशल नहीं थे, इसीलिए तो उनको रोजगार नहीं मिला, मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करते थे। तो सरकार बेसिकली उन लोगों के लिए यह योजना लाई ही ताकि जो है ग्रामीण जो अवसंरचना है उसका विकास किया जा सके इनके श्रम के माध्यम से, साथ ही साथ इन्हें उचित पारिश्रमिक दे करके जो ग्रामीण स्तर से जो शहरों में पलायन होता है उस पलायन को भी रोका जा सके। क्योंकि आप सोचिए अगर जो ग्रामीण लोग हैं वो शहरों में पलायन कर जाएं तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है वो चरमरा जाएगा और जो सामाजिक एक समस्या उत्पन्न होगी, और सोसाइटी में इसको मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया भी है, तो उससे बचा जा सकता है। तीसरी चीज़ क्या है कि चूंकि इसमें अकुशल जो श्रमिक होते हैं वो करते क्या है कि भाई जो ग्रामीण सड़कें हैं उनको बना रहे हैं, तो वो सड़कें बहुत गुणवत्तापूर्ण तो होती नहीं है, भाई खड़ंजा लग रहा है, इंटरलॉकिंग हो रही है या बहुत कुछ हो रहा तो ड्रामर वाली सड़कें हो रही हैं। फिर ये करते क्या है कि तालाब जो होते हैं उनकी खुदाई करते हैं, तो तालाब खुदाई के माध्यम से, भाई तालाब खोदने में कौन से स्किल की ज़रूरत है, लेकिन ये भूजल संरक्षण के लिए कितना ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण काम है। इसी तरीके से जो प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहे हैं तो इसमें इनको खपाया जा रहा है, तो ऐसे तरीक़ों से इनको जो है वो रोज़गार दिया जा रहा है, तो रोज़गार भी मिल रहा है और जो शहरों में पलायन हो रहा है ग्रामीण का वो भी रुका है, और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था तो मजबूत ही हुई है, साथ ही साथ शहरी अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पड़ा है। नहीं तो आप सोचिए कि जो पिछड़े राज्य थे, उत्तर प्रदेश बिहार जैसे जो स्टेट के लोग थे, वो मेहनत मजदूरी करने के लिए शहरों पे आते थे और यहाँ की आधारभूत संरचनाओं पे कितना अतिरिक्त बोझ पड़ता था, तो वो बोझ कम करने का प्रयास किया गया है मनरेगा के द्वारा। तो आप जो है इसको बता दिए दूसरे पॉइंट में। फिर सामाजिक समावेशन की यदि बात की जाए तो मनरेगा के तहत अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और महिलाओं की जो है व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हुई है। जैसे 2023 में एससी और एसटी की भागीदारी क्रमशः 19.75% और 17.47% रही, मतलब ये एससी की भागीदारी रही और ये एसटी की, जबकि महिलाओं की भागीदारी 57.39% रही। मतलब ये जो है सामाजिक समावेशन का कितना बेहतरीन उदाहरण है कि भाई जो हाशिए पे जो लोग हैं, जो देखा जाए तो जो एससी एसटी हैं, जो महिलाएं हैं, उनको पिछड़ा और वंचित समाज माना जाता है, भाई कि वो समाज में की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनकी मुख्य धारा में नहीं है। ऐसी स्थिति में मनरेगा इनको जो है अपने आसपास ही रोजगार उपलब्ध करा करके इन्हें न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, क्योंकि जब व्यक्ति आर्थिक रूप से सशक्त होता है तो वो सामाजिक रूप से ऑटोमेटिक सशक्त होते चला जाता है। और इसीलिए देखिए कोई भी वर्ग है, अगर अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि आप शिक्षित बनिए, अगर आप शिक्षित बनेंगे तो फिर आप अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आप अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे आएंगे, क्योंकि आपको बेहतर रोजगार मिलेगा, और जब आपको बेहतर रोजगार मिलेगा तो आपको पैसा मिलेगा, और जब पैसा मिलेगा तो आप जो है बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट होगा, आपका मतलब सशक्तिकरण होगा। तो ये सारा एक लिंक है। तो वही चीज़ें यहाँ है कि भाई ये लोग भी जो है अब मुख्य धारा में आएंगे, भाई इनके पास जब पैसा रहेगा तो ये अपने गुणवत्तापूर्ण जीवन को जिएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अपने बच्चों को जो है वो अच्छे स्कूल में दाखिला कराएंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, तो उनके जो बच्चे हैं वो अर्थव्यवस्था में और बेहतरीन जो है वो उपयोग कर सकेंगे अपने लिए। मतलब देखिए दो तरफा लाभ होगा, एक तो उनकी स्थिति अच्छी होगी ही होगी, और जब उनकी स्थिति अच्छी होगी तो देश या राज्य या देश की स्थिति तो स्वतः अच्छी होनी ही होनी है, क्योंकि देश या राज्य के तो सभी जो सदस्य हैं, जो जितनी भी जनसंख्या, सब उनके एसेट हैं, उनकी संपत्ति है, और जो जितना कंट्रीब्यूट करेगा उससे देश उतना ही ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो आप बताइए इस तरीके की चीज़ें
कि मतलब उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन में किस तरीके से सहायक है मनरेगा। फिर सामाजिक समावेशन में, और देखिए समावेशन के तहत आपको ये सब प्रमाण देने होंगे। अब आप ऐसे लिख दीजिए कि SC ST महिलाओं को जो है वो भागीदारी सुनिश्चित हुई, नहीं, थोड़ा सा आप आंकड़ा भी दीजिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको रटने में 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप अपने चीज़ों को लेकर के प्रमाण नहीं देंगे, मतलब अगर कोई दावा कर रहे हैं प्रमाण नहीं दे रहे हैं, तो आपका उत्तर जो बहुत ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो हर उत्तर के लिए कुछ पॉइंट जो है आप जरूर रटें, और वो पॉइंट का जो है फैक्चुअल प्रयोग करें, क्योंकि वही जो है आपको अतिरिक्त अंक दिलाने का काम करेगा, और आपका उत्तर जो कहानी की तरह लगता है वो नहीं लगेगा फिर। तो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो गया। आगे बढ़ने से पहले ये कुछ सूचनाएं हैं संस्थान के द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं अब की बार मेंस पर, ये उन बच्चों के लिए जो इस बार मुख्य परीक्षा को लेकर कमिटेड है, जो दे रहे हैं, जिनको जून में पेपर देना है, तो इस बैच से जुड़े, क्योंकि इस बैच का उद्देश्य यही है कि आपको 15 जून के पहले प्रत्येक पेपर से न केवल प्रश्न करा दिए जाए, उनके मॉडल आंसर दे दिए जाए, PYQ आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके PYQ हो जाए। मतलब जब आप मुख्य परीक्षा देने जाइए तो संस्थान के द्वारा करीब करीब 500 प्लस क्वेश्चन का ऐसा सीरीज आपको दिया जाए कि यदि आप उसको भी रिवीजन करके जाएं तो बहुत अच्छी स्थिति में आप रह सकें। साथ ही साथ ये हमारा दूसरा जो बैच है, शून्य से शिखर बैच, ये फाउंडेशन बैच है, और ये अभी 25 अप्रैल से जो है शुरू हो रहा है। और यहाँ क्या है कि देखिए प्रक्रिया वही रहेगी, बस यहाँ प्रश्नों की संख्या कम होगी, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए टारगेटेड है जो अगले बार PCS देना चाहते हो या उसके अगली बार फ्यूचर में जो PCS को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत सुनहरा बैच है क्योंकि अभी जो है PT में समय है, तो आप मुख्य परीक्षा को बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए। उसके बाद जब आप PT पास होइए तो फाइनल सिलेक्शन ले लीजिए। तो जिस लिए भी आप एलिजिबल हैं, दोनों बैच में से आप किसी में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। नंबर है 7303307507। आप इस तरीके से अपना PDF भेजेंगे, इसकी प्रॉपर वे में मार्किंग होगी, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी, और फिर जो है ये मॉडल आंसर दिया जाएगा। और ये सेम डे की प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि आप आंसर राइटिंग आज करेंगे और 2 दिन के बाद चेक होगा, नहीं, आप आज ही भेजेंगे, आज ही चेक होगा, आज ही जो कमी रहेगी वो बताया जाएगा, और फिर जो है आपको मॉडल पेपर भी, सारी मॉडल आंसर भी आपको दिया जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना, मतलब मनरेगा के तहत पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का भी प्रयास हुआ है, क्योंकि पंचायतें जो होती हैं वो मनरेगा के कार्यों की योजना बनाती हैं और उन्हें क्रियान्वित करती हैं। मतलब भाई ग्रामीण स्तर पर चूंकि रोजगार सृजन की बात हो रही है, तो ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन में पंचायतों की महती भूमिका होती है कि भाई कहाँ सड़क बनानी है, कहाँ नहर खोदना है, कहाँ तालाब बनाना है, तो ये सारे प्रयास पंचायतों के द्वारा किए जाते हैं। और ऐसे में जो है पंचायतें जो है बहुत ज़्यादा सशक्त हो रही हैं, और ग्राम सभाएं जो होती हैं वो सभी परियोजनाओं का जो है वो नियमित सोशल ऑडिट जो है वो करती रहती हैं। तो ये सारे जो पक्ष हैं वो मनरेगा के पॉजिटिव पक्ष है कि मनरेगा से क्या क्या लाभ हुआ, और आपको भी ऐसे बिंदुवार लाभ विथ उदाहरण देने हैं। अब चूंकि टिप्पणी करनी है तो इसकी सीमाओं को भी थोड़ा देखना होगा। तो रोजगार के लिए बनाए जाने वाले जो जॉब कार्ड होते हैं उसमें धांधली, जिससे ज़रूरतमंद को इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। सबसे पहले कि भाई जो रोजगार के तहत जो लोग चिन्हित किए जाते हैं, जो जॉब कार्ड बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या है कि ऐसे ऐसे लोगों का जॉब कार्ड बन गया है कि जो बहुत रिच है। और अभी हाल ही में आप लोग अगर न्यूज़पेपर से अवेयर होंगे तो जो मोहम्मद शमी की जो बहन है उनका जॉब कार्ड बन गया है, जो कि वो वहाँ प्रधान रही है और काफ़ी रसूखदार, मतलब काफ़ी अच्छी स्थिति, उनकी माली हालत बहुत अच्छी रही है। तो सोचिए ऐसे लोग जो है मनरेगा का लाभ ले रहे हैं। जी वही मोहम्मद शमी जो क्रिकेटर हैं हमारे भारतीय टीम के, वो गेंदबाज हैं, फास्टर हैं, तो उन्हीं की बहन की चीज़ें निकल के आई हैं। और ये तो एक उदाहरण है, यदि अभी वाकई में जांच कराई जाए तो बहुत से फर्जी कार्ड पाए जाएंगे कि जो बहुत संपन्न है लेकिन मनरेगा से जो है वो रोजगार ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, और वो कैसे प्रधान सेक्रेटरी के मिली भगत से चीज़ें हो रही हैं। फिर मजदूरी दरों में असमानता,
एवं विलंबित भुगतान विभिन्न राज्यों में मजदूरी की दरें 193 रुपये से लेकर के 318 रुपये तक है। अब इसमें एक बड़ी समस्या मनरेगा में क्या है कि जो इसका जो न्यूनतम मजदूरी की जो दर है वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब कोई कोई स्टेट है जिनकी अधिकतम जो है वो 318 रुपया तक है, तो ये तो एक सम्मानजनक दिख रहा है कि ग्रामीण स्तर पे 318 रुपये अगर पा रहा है। और उसी जगह कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहां 193 रुपया है। तो ये कितना अंतर हो रहा है, क्योंकि भाई काम तो सभी एक ही जैसा कर रहे हैं और मूलभूत आवश्यकताएं भी सबकी एक ही जैसे हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो बिहार का मजदूर है और जो महाराष्ट्र में जो मजदूर है तो उसको जो है सस्ती चीज़ें बिहार वाले को मिल रही है और महाराष्ट्र वाले मजदूर को सस्ती नहीं मिल रही हैं। कमोबेश आर्थिक स्थिति लगभग समान है। तो ये असमानता जो है ये एक बड़ा गैप क्रिएट करती है। और दूसरी चीज़, ये जो मजदूरी है ये भी नियमित नहीं मिल पाती, मतलब टाइम टू टाइम जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो इसमें ये दो समस्याएं बहुत ज़्यादा विकट हैं। तो आप इसका भी उदाहरण दे दीजिए और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि यूपी सरकार जो है वो मनरेगा के तहत कितनी सैलरी देता है पर डे के हिसाब से। और आप लोग इसलिए इसको ऐड कर लीजिएगा क्योंकि आपको ये उदाहरण देना है और साथ में जोड़ देना है कि यूपी सरकार इतना दे रही है। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश पीसीएस देने जा रहे हैं तो वहाँ की चीज़ें अगर ऐड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और जो मेरे व्यूवर्स हैं अगर वो देख रहे होंगे तो उनको कमेंट करके इसको बताना भी होगा, और जो कमेंट करेगा मैं पर्सनली उसको जो है वो थैंक यू बोलूँगा। चलिए, इसके अतिरिक्त भुगतान में भी प्रायः देरी होती है तथा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान भी कभी कभार होता है। देखिए, इसमें एक जो समस्या होता है ये है कि कहा गया है ना कि 100 दिन की तो नियमित वर्ष भर में 100 दिन की रोजगार की बात कही गई है, लेकिन जनरली लोगों को मिल नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने प्रावधान किया कि यदि आपको रोजगार 100 दिन में 80 दिन मिला, 50 दिन मिला, तो जो शेष दिन रहेगा उसके लिए आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन इसमें तो और समस्याएं हैं, क्योंकि विगत 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो मनरेगा के तहत रोजगार की मांग करने वालों में से केवल 3% लोगों को ही जो है वो बेरोजगारी भत्ता जो है प्राप्त हुआ है। मतलब कितने कम लोगों को ये बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। तो यानी कि ये जो मनरेगा के जो उद्देश्य हैं वो तो बहुत ही शानदार उद्देश्य हैं और वाकई में वित्तीय समावेशन और सामाजिक सशक्तिकरण में इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भी है। लेकिन इसमें समस्याएं हैं और ये सब समस्याओं को निदान होने की ज़रूरत है। फिर इसका जो है एक अगला जो समस्या है इसमें ऑडिट नहीं होना, जिससे इसकी वास्तविक तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पाती। मतलब कोई काम हो रहा है मनरेगा के माध्यम से तो ऑडिट कौन करेगा? जो पंचायतें होती, जो सेक्रेटरी लोग होते हैं, या मनरेगा के तहत कुछ अथॉरिटी नियुक्त की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन क्या है कि ये लोग कागज़ पे ही ऑडिट कर देते हैं क्योंकि इनको इनका हिस्सा मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से इसकी परिकल्पना की गई थी उस तरीके से इसका जो है वो उसकी निष्पादन नहीं हो पा रही। मतलब कार्य की प्रकृति में उस तरीके की गुणात्मक परिवर्तन नहीं आ रहा है जिस तरीके से होना चाहिए था। फिर श्रम विस्थापित कर मशीनरी का प्रयोग, इस योजना में अकुशल श्रमिकों की जगह मशीनों मतलब ट्रैक्टर, जेसीबी का प्रयोग बढ़ रहा है। जैसे 2021 की सीएजी रिपोर्ट में बिहार में मनरेगा आधारित परियोजनाओं में ट्रैक्टरों के बजाय ट्रैक्टरों के व्यापक प्रयोग का जो है वो उल्लेख किया गया है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि देखिए इस योजना का जो मूल उद्देश्य या हम कह लें आत्मा क्या थी, तो आत्मा यही थी कि चूंकि भारत में जो है वो बहुत ज़्यादा अकुशल श्रमिक हैं जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं है कि उनको अच्छी अच्छी जॉब में लगाया जा सके। तो ये इसका उद्देश्य था कि हम इसके माध्यम से उन श्रमिकों को जो है रोज़गार देंगे जो बहुत अकुशल नहीं है। मतलब जो मजदूरी का काम कर सकते हैं, जो सड़क निर्माण में काम कर सकते हैं, जो गड्ढा खोद सकते हैं, तालाब बना सकते हैं, नहरों की सफाई कर सकते हैं। तो और इसके माध्यम से क्या है कि ग्रामीण अवसंरचना का विकास होगा। लेकिन अब हो क्या रहा है
कि इन जो मजदूर है इनको हटा करके, भाई अगर ये मजदूर एक तालाब को अगर इनको खोदने में काफ़ी समय लगेगा, जो ठेकेदार होते हैं या जो इससे संबंधित लोग होते हैं वो करते क्या है कि दो एक मजदूर दिखाने के लिए रख लेते हैं, बाकी जो है वो जेसीबी लगा करके या ट्रैक्टर के द्वारा खुदाई करवा देते हैं। तो फिर तो वही समस्या हो गई ना कि भाई जब आपको प्रौद्योगिकी का ही इस्तेमाल करना है तो फिर ये इसका जो मूल उद्देश्य है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आर्थिक स्थिति बेहतर करना और समाज के सशक्तिकरण में उनकी भूमिका को सुनिश्चित करना, तो वो तो चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो ये इसकी आत्मा को मारने का काम हो रहा है, तो इस पर भी जो है वो अंकुश लगना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि इसकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी इसने ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि ग्रामीण मुद्रास्फीति के अनुसार मनरेगा मजदूरी को समायोजित करना, प्रत्येक जिले के लोकपाल की नियुक्ति करना, वित्तीय आवंटन बढ़ाना आदि उपाय करके इसे और जो है वो सशक्त बनाया जा सकता है। मतलब देखिए आप निष्कर्ष में कितना मतलब बैलेंस निष्कर्ष लिख रहे हैं कि आप ये बता रहे हैं कि सही है कि इसकी सीमाएं हैं, उस सीमाओं को आपने पीछे बताया है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा पारदर्शी तरीके से चीज़ों को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो इसे और ज़्यादा सशक्त बनाया जा सकता है। और वाकई में अभी जो है करीब करीब जो मुझे लगता है कि 25 से 30 साल तो इस योजना पे पर्याप्त धन खर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम तो गांव से जुड़े हुए हैं और विश्वास मानिए मैं गांव के लोगों को देखता हूं कि इससे जो है उनके आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, और वो न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है, लाइफ स्टाइल में भी परिवर्तन लाने का काम किया। और ये और बेहतरीन हो सकता है, बस ये सब जो सुधार हैं कि भाई लोकपाल की नियुक्त किया जाए। और इसमें जो है क्या है कि अभी हाल के वर्षों में देख रहे होंगे कि जो केंद्रीय सरकार है उसमें कास्ट कटिंग भी कर रही है, तो यहाँ क्या है कि इसको और ज़्यादा फंडेड करने की ज़रूरत है, यहाँ और ज़्यादा अनुदान देने की ज़रूरत है ताकि इसका जो सही उद्देश्य है वो पूरा किया जा सके। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, ये तो टेलीग्राम है, आप लोग इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि कोई भी सूचना आपको सबसे पहले यहीं मिलती है। जो भी हमारी क्लासेस चलती है उसका PDF आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ये हमारे YouTube के चैनल है, तो समृद्धि IAS, दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आप ही के सारे चैनल हैं, जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये आगे कैसे बढ़ेगा। और अगर ये आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर तो समझ ही रहे समस्याएँ कई तरीके से होंगी। यदि आपको हमसे बात करना हो या हमारे किसी बैच से जुड़ना हो तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।